नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण लेकर आए हैं, यानी जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और हमने जैसे पिछली क्लासेस में देखा कि वायुमंडल की संरचना में जो वायुमंडल है वो अलग अलग परतों में बटी हुई है और हर परत की एक अपनी खासियत है। तो उसके पश्चात अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल एक बहुत बड़े ऊष्मा इंजन का काम करता है और पृथ्वी का जो ऊर्जा स्रोत है सूर्य, वहां से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जो है उस ऊर्जा को ग्रहण करती हैं और उसके पश्चात वायुमंडल में एक परिसंचरण स्टार्ट होता है। तो आज हम देखने वाले हैं वायुमंडल वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण यानी कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके अंदर हम तीन बातें देखते हैं। तापमान पेटियां, दबाव पेटियां और वायु पेटियां। अब तापमान पेटियों, दबाव पेटियों और वायु पेटियों की बात करते हैं। उससे पहले सबसे अहम बात है कि पृथ्वी क्योंकि हमारी सीधी नहीं है, झुकी हुई है, और पृथ्वी के झुके होने के कारण पूरी पृथ्वी पे एक जैसी सूर्य की किरणें नहीं आती और इसी के कारण जो है पूरी पृथ्वी अलग अलग तापमान पेटियों में बट जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो पृथ्वी पे तापमान जो है अक्षांश के साथ साथ स्थानीय कारणों से भी प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी पे अक्षांशों के हिसाब से तापमान पेटियों को देखेंगे, यानी पूरी पृथ्वी वैश्विक स्तर पे अलग अलग तापमान पेटियों में कैसे बढ़ती है। और उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि स्थानीय कारकों के कारण जो पृथ्वी पे तापमान है वो अक्षांशों के अलावा और किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी के झुके होने के कारण बच्चों पूरी पृथ्वी पे सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं आती। कुछ स्थान पे लंबवत आती हैं या बोले ऊर्ध्वाधर होती हैं, कुछ स्थान पे ऑब्लिक होती हैं और कुछ स्थान पे क्षैतिज होती हैं। और इन तीन एंगल से पृथ्वी पे रोशनी पड़ने के कारण पूरी पृथ्वी अलग अलग तापमान पेटियों में बटती है। अब बात उठती है कैसे। तो उससे पहले एक सवाल है कि क्या पृथ्वी पे आने वाली सौर ऊर्जा यानी कि एनर्जी बराबर है या अलग अलग है। तो आंसर है पूरी पृथ्वी पे आने वाली जो सौर ऊर्जा है वो पूरी पृथ्वी के लिए बराबर है। कैसे? तो इसे हम सौर्य सतत यानी कि सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से आ रही है और एक बार में आती है। तो मान लेते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा आ रही है वो 10 यूनिट है।
अब अलग अलग एंगल से सौर ऊर्जा पड़ने के कारण पूरी पृथ्वी अलग अलग भागों में बटेगी तापमान पेटियों के। जैसे जिन स्थान पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, वहां जो एरिया है वो कम ऑक्यूपाई हो रहा है, यानी कि कम एरिया को सूर्य की किरणों को गर्म करना पड़ रहा है। वहीं जब ऑब्लिक हो जाती हैं तो एरिया बढ़ जाता है। जैसे हमने प्रैक्टिकल किया था बचपन में कि सौर किरणों को टॉर्च को सीधा लगाए अगर हम दीवार पर तो कम एरिया पकड़ता है, और अगर हम उसे तिरछा कर दे तो ज्यादा। अब मान लेते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर है और ये 2 मीटर स्क्वायर है। अब दोनों में ऊर्जा की मात्रा तो सेम है, लेकिन एरिया हीटिंग जो है वो अलग अलग है। यहां कम एरिया हीटिंग है और यहां पे ज्यादा एरिया हीटिंग है। वहीं अगर हम इन किरणों को क्षैतिज कर देते हैं, यानी कि समानांतर कर देते हैं पृथ्वी की सतह के, तो फिर से एरिया बढ़ जाएगा। यानी अल्टीमेटली दोनों का मतलब एक ही है कि सीधी किरणों में आमदनी अधिक होगी, खर्चा कम होगा, तो यहां गर्मी ज्यादा लगेगी। बेसिकली कम एरिया को गर्म करना है और यहां ज्यादा एरिया को गर्म करना है। फिर उसके पश्चात अगर हम बात करें तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको दूरी कितनी तय करनी पड़ रही है। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि लंबवत। यानी कि सीधी किरणों को केवल एक वायुमंडल की मोटाई को एक तरीके से पार करना पड़ रहा है, जिसमें कि जलवाष्प भी है, धूलकण भी है और गैसेस भी है। तो जब वो उस वायुमंडल से होकर गुजरेगी तो कुछ भाग जो है वो अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा और कुछ बिखर जाएंगे। यानी मान लिया कि रास्ते में 2 यूनिट एनर्जी जो है ऊर्जा उसका ह्रास हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो सतह पे पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी? 8 पहुंचेगी। वहीं अगर हम बोले तो जो तिरछी किरणें हैं यानी कि डायगोनल किरणें हैं उनको वायुमंडल की दुगना दूरी को तय करना पड़ रहा है। अब अगर वायुमंडल की दुगनी दूरी तय करनी होगी तो जाहिर सी बात है बादल भी डबल होंगे, धूलकण भी डबल होंगे, गैसेस भी डबल होंगे, तो जो ऊर्जा का लॉस है वो भी डबल होगा। तो मान लिया कि ये 4 है, तो अल्टीमेटली कितना पहुंचा? 6। वहीं अगर हम सुबह की किरणों को बोले, जब सूरज क्षितिज पे होता है तो उन किरणों को वायुमंडल के 11 गुना अधिक डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि दूरी को ट्रैवल करना पड़ता है। और इसी कारण से सुबह का सूरज या शाम का सूरज जो क्षितिज पे होता है उससे हमें केवल रोशनी मिलती है, उस ऊर्जा का तीखापन नहीं होता, यानी कि गर्मी नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे वो सूरज सिर के ऊपर आता चला जाता है, दूरी घटती चली जाती है और गर्मी बढ़ती चली जाती है। वहीं तीसरी बात बोले तो सीधी किरणें, फिजिक्स में जैसा हमने पढ़ा है कि सीधी किरणों से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कम होता है और ऑब्लिक किरणों से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। और परावर्तन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का वह भाग जो किसी भी सतह के द्वारा बिना अवशोषित किए हुए तुरंत वापस भेज दिया जाए, उसे हम परावर्तन का नाम देते हैं। यानी अगर हम साफ सुथरी भाषा में बोले तो सीधी किरणों में ऊर्जा का जो लॉस है वो कम हो रहा है और ऑब्लिक किरणों में ऊर्जा का लॉस ज्यादा हो रहा है। अब इन 3 एंगल से पूरी पृथ्वी पे जो है वो सूर्य की किरणें आने के कारण जो पृथ्वी पे तापमान पेटियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आपने अक्षांश और देशांतरों में पढ़ रखा है कि हमारा सूर्य जो है वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच चढ़ता और उतरता रहता है, यानी कि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच। इसका अर्थ 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच जो स्थान है वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। वहीं अगर हम उन अक्षांशों से ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है। अब यहां जो मैंने आपको लिखा है वो 23.5 डिग्री और 30 डिग्री दोनों लिखा है। अब बात उठती है सर एग्जाम में क्या आएगा? तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से बोले तो 23.5 और 66.5 लेते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट लेता है। लेकिन
अगर हम बोले कि 30 डिग्री तक सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है तो ये गलत नहीं होगा। जैसे दिल्ली 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है और यहां सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है 80-85 डिग्री, जिसके कारण गर्मी ज्यादा होती है। अर्थात 30 से 30 के बीच अगर हम बोले तो सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और इसके कारण इसे हम गर्म तापमान पेटी का नाम देते हैं। वहीं 30 से 60 जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ना तो सीधी होती हैं और ना ही क्षैतिज होती हैं, ये तिरछी होती हैं, जिसके कारण हम इसे शीतोष्ण तापमान पेटी का नाम देते हैं, टेम्परेट जोन। और 60 के बाद सूर्य की किरणें लगभग क्षैतिज हो जाती हैं, यानी कि सतह के बराबर चलती हैं, जिसके कारण हम इसे जो है शीत तापमान पेटी का नाम देते हैं। अब इन्हें आप आम भाषा में जो है वो क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर क्षेत्र बोलते हैं। और कुछ इस तरीके से पूरी पृथ्वी जो है 5 तापमान पेटियों में बढ़ जाती है, गर्म तापमान पेटी, शीतोष्ण तापमान पेटी और शीत तापमान पेटी या जमा हुआ क्षेत्र बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। अब ये तो हमने अक्षांशों के हिसाब से देखा, लेकिन वहीं अगर हम अक्षांशों के अलावा बात करें तो क्या अक्षांशों पे मौजूद होने के बाद क्या वो प्लेस उसी प्रकार के तापमान को एक्सपीरियंस करेंगे या फिर अलग अलग होगा? तो मैं बता दूं, पृथ्वी पे क्योंकि जमीन और पानी एक जैसे या एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय कारक हैं वो भी आपको पृथ्वी पे तापमान को प्रभावित करने में मदद करते हैं या बोले उन्हें प्रभावित करते हैं। और स्थानीय कारकों की बात करें तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है अक्षांश। ठीक है, अक्षांशों के हिसाब से तो अभी हमने देख लिया। वहीं अक्षांशों के ऊपर जो है वो ऊंचाई यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। उसके पश्चात जो है वो होता है हमारा स्थल रुद्धता यानी कि समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करती है उसे भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है महासागरीय धाराएं, फिर आती है हमारी पवन की दिशा, फिर आता है हमारा वनस्पति, और फिर आता है ढाल का स्वरूप। इंग्लिश में इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, आपको पता है। फिर आता है एल्टीट्यूड, फिर आता है कॉन्टिनेंटैलिटी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम लैंड एंड सी, फिर आता है हमारा ओशियन करंट्स, फिर आता है हमारा प्रिवेलिंग विंड्स, फिर फॉरेस्ट यानी वेजिटेशन, और इसे बोलते हैं स्लोप एस्पेक्ट। अब बात उठती है सब के सब जो है ये कैसे प्रभावित करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशों की,
तो जैसा आप जानते हो अक्षांशों के हिसाब से अभी हमने तापमान पेटियों को बांट दिया था। अब बात उठती है, क्या जरूरी है कि जिस अक्षांश पे जो स्थान है और वो जिस तापमान पेटी में है, गर्म तापमान पेटी, शीतोष्ण तापमान पेटी अथवा शीत तापमान पेटी, क्या वहां यही रहेगा परमानेंट या कुछ प्रभाव होगा? तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने वायुमंडल की संरचना के अंदर देखा कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तापमान कम होता चला जाता है, और वो कारण है घनत्व का, जिसे हम सामान्य हार्स्य दर का नाम देते हैं। यानी अगर कोई स्थान मान लिया 0 डिग्री या 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्थान गर्म तापमान पेटी में पड़ता है, तो यहां तापमान ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम उस स्थान पे ऊंचाई में बढ़ते चले जाते हैं, हाइट में, तो जाहिर सी बात है तापमान घटेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम भूमध्य रेखा पर भी बैठे हुए हैं जहां तापमान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर हम पर्वतों पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है तापमान घटेगा। और इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि उस स्थान का नाम बताइए जो विषुवत रेखा पे होने के बावजूद वहां बर्फ पाई जाती है, और आंसर होता है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पीक है और भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है, केन्या में स्थित है। यहां ऊंचाई पे बर्फ पाई जाती है, जबकि ये गर्म तापमान पेटी के अंदर है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो गौर कीजिए, हम गर्मियों के दिनों में कहां जाते हैं? शिमला जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पे जाते हैं। इसका अर्थात यह है कि यहां गर्मी होनी चाहिए और ये गर्म तापमान पेटी के अंदर है। लेकिन अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वहां तापमान घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि गर्म तापमान पेटी में होने के बावजूद भी वहां स्थानीय कारक जो है ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, वो उसको प्रभावित कर सकता है। ये तो पहला हुआ। दूसरा, स्थल रुद्धता या समुद्र से दूरी, जिसे हम कॉन्टिनेंटलिटी के नाम से जानते हैं, ये भी प्रभावित कर सकता है। अब बात उठती है कि ये प्रभावित कैसे करेगा, आइए देखते हैं। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर में फर्क क्या है? तो स्थल समीर रात में चलता है और समुद्र समीर दिन में चलता है। और हम जानते हैं कि, और ये हमारा समुद्र है, तो ध्यान दीजिए, पानी और जमीन के स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट उष्मा में फर्क होता है। जमीन का कम होता है और पानी का ज्यादा होता है। जमीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है और पानी लेट से गर्म लेट से ठंडा होता है। इसका अर्थात यह है कि जब सूरज आसमान में होगा तो जमीन गर्म होगा, और जमीन के गर्म होने के कारण जो यहां हवा है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेगी। अब जैसे ही ये हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेगी, जमीन पे बनाएगी निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर। अब बात उठती है कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, निम्न दाब, उच्च दाब होता क्या है, पृथ्वी पे दबाव का निर्माण होता कैसे है, ये हम आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे जब दबाव पेटियों का निर्माण देखेंगे। तो जब ये हवा ऊपर की तरफ गई लो प्रेशर, तब तक जो समुद्र है वो अभी ऊर्जा को सोख रहा है, अभी गर्म नहीं हुआ है, वो ठंडा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां हवा की अधिकता है और यहां है हाई प्रेशर। अब जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस होगा तो वायु की एक सबसे अच्छी खासियत है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, और वो भी क्षैतिज दबाव में अंतर होने के कारण, यानी आमने सामने, हॉरिजॉन्टल। और ये एक छोटा सा कन्वेयर बेल्ट का निर्माण करती है, और इस कन्वेयर बेल्ट को बोलते हैं हम समुद्र समीर। अब समुद्र समीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां हवा समुद्र से आ रही है। वहीं रात में क्या होता है,
कि सूरज नहीं रहा, सूरज नहीं होने के कारण जो जमीन है वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होते ही यहाँ उच्च दाब का निर्माण हो जाएगा। वहीं पूरे दिन जो समुद्र ने ऊर्जा को अवशोषित किया है, तो अवशोषित करने के बाद वो रात में हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होगा। अब जो हवा है वो स्थल से कहां चलेगी? समुद्र की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थल समीर बोलते हैं। अब बात उठती है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो क्षेत्र, जो भाग हमारा जो पृथ्वी का है वो अगर समुद्र के निकट है, तो समुद्र के निकट होने का मतलब है कि अब ये हमारा लैंडलॉक्ड एरिया है, यानी कि चारों तरफ जमीन है, लेकिन ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र जैसे ही गर्म होगा, समुद्र से हवा चलेगी और यहाँ के तापमान को कम कर देगी। वहीं रात में जब समुद्र गर्म होगा तो जमीन से हवा चलेगी और समुद्र के तापमान को ठंडा कर देगी। इसका मतलब ये है कि जो तटीय क्षेत्र है, इनके अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर है दिन का, वो बहुत कम पाया जाता है, 35 डिग्री से 28 डिग्री या 25 डिग्री के बीच, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दिन में तापमान 30-35 जाएगा, रात में तापमान 28-30 जाएगा। कारण है स्थल समीर और समुद्र समीर। लेकिन वहीं अगर हम उन क्षेत्रों की बात करें जो अंदर की तरफ है या स्थल रुद्धता, कॉन्टिनेंटलिटी की तरफ है, वहां वो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, तो दिन में बालू या तवा की तरह ये गर्म होते चले जाएंगे और रात में बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे हम दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो दिन में तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री चला जाता है, रात में तापमान 15 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री चला जाता है, यानी कि बहुत अंतर होता है। मतलब कि अक्षांश पे होने के बावजूद यहाँ पे तापमान का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हम मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, गोवा की बात करें, तिरुवनंतपुरम की बात करें, विशाखापट्टनम की बात करें, तो वो तो 23 डिग्री के नीचे है। अब 23 डिग्री के नीचे है, मुंबई लगभग 16 डिग्री के आसपास है, 20 डिग्री के आसपास है, या फिर हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं जो लगभग 8 डिग्री के आसपास है, यानी भूमध्य रेखा के पास है, वहां तापमान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन समुद्र के नजदीक होने के कारण यहां स्थल समीर और समुद्र समीर चलती है, तो यहां के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बहुत फर्क नहीं होता। यानी आप निचले अक्षांशों में भी हो और गर्म तापमान पेटी में होने के बावजूद आपका तापमान स्थानीय कारकों से प्रभावित हो सकता है। वहीं अगर हम अब अगले पार्ट की बात करें तो महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की बात की जाए तो महासागरीय धाराओं का तात्पर्य यह है कि महासागरों के जल का एक भाग जो एक निश्चित दिशा में आज से नहीं करोड़ों सालों से चल रहा है और यह पृथ्वी पे तापमान वितरण का काम करती है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, जैसा हम जानते हैं, एक गर्म जल धारा होती है और एक ठंडी जल धारा होती है। गर्म जल धारा यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो गर्म होगी और ठंडी की ठंडी होगी। अब बात उठती है कि ये कैसे प्रभावित करती है किसी भी स्थान के तापमान को। तो ध्यान दीजिए, जब आप महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे तो विषुवत रेखीय धारा जब ऊपर की तरफ जाती है तो काइन धारा और फिर फ्लोरिडा धारा, गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी से जब ये धारा निकलती है तो इसे हम गल्फ स्ट्रीम का नाम देते हैं। और यही गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस में आकर या उनसे प्रभावित होकर उत्तरी अटलांटिक अपवह और नॉर्वेजियन धारा के रूप में यूरोप के उत्तरी तट पे पहुंचती है। अब हम यूरोप की बात करते हैं, क्योंकि हम महासागरीय धाराओं के प्रभाव की बात कर रहे थे ना। यूरोप शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि ठंडे प्रदेश में पड़ता है। ठंड में यहाँ का तापमान और कम होता चला जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहाँ का जो समुद्र है वो जम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ का समुद्र नहीं जमता है। अब बात उठती है क्यों? तो कारण यह है कि जब गर्म उत्तरी अटलांटिक अपवाह और नॉर्वेजियन धारा यहां पहुंचती है तो यहां के बहुत ठंडे पानी को गुनगुने पानी में बदल देती है। और यही कारण है कि यूरोप का उत्तरी तट जो है वो सालों भर खुला होता है, या बोले विंटर सीजन में भी खुला होता है। और यही कारण है कि यूरोप के जो देश थे
वो उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनाइजेशन में सबसे आगे रहे, क्योंकि सालों भर खुले रहेंगे। और सबसे अहम बात है कि यूरोप का एक ही तट है, उत्तरी वाला भाग जो मौजूद है, यूरोप का पूर्वी तट नहीं है। यानी कि अगर गर्म जलधारा यहां नहीं जाती तो यूरोप के तट ठंड में जमे हुए होते, सालों भर नहीं खुले होते, यानी केवल 6 महीने। अब ये तो प्रभाव हुआ यूरोप पे और गर्म जलधाराओं का। अब ठंडी जलधाराओं का भी प्रभाव देख लेते हैं। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से जो है वो लैब्राडोर धारा नीचे उतरती है। लैब्राडोर धारा ठंडी जलधारा है और इस धारा के कारण जो कनाडा का पूर्वी तट है और उत्तरी तट है, उत्तर पूर्वी तट है, ये ठंड में जम जाता है क्योंकि ये शीतोष्ण अक्षांश में है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अटलांटिक धारा और अलास्का धारा के कारण कनाडा का पश्चिमी तट और अलास्का का दक्षिणी तट सालों भर खुला होता है, जबकि ये आर्कटिक सर्कल के पास है। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान एक द्वीप है, आपको पता है, और टेम्परेट लैटिट्यूड में पड़ता है। जापान के पूर्वी तट से कुरोशियो धारा चलती है जो गर्म जल धारा है, और जापान के पश्चिमी तट से ओयाशियो धारा चलती है जो ठंडी है। अब ध्यान देना, जापान द्वीप है यानी कि एक छोटा सा आइलैंड है, और ये आइलैंड आधा इसके जो तट है आधा जमा होता है, आधा खुला होता है। अब गर्म कुरोशियो धारा के कारण जापान का जो पूर्वी तट है यह सालों भर खुला होता है, या बोले तो ठंड में भी खुला होता है, लेकिन वहीं ठंडी ओयाशियो धारा के कारण जापान का पश्चिमी तट जो है वो जम जाता है। महीना सेम है, लैटिट्यूड सेम है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ठंडे अक्षांशों में भी हैं और आपका पानी जम सकता है, लेकिन वहां पहुंचने वाली जो गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है उस तट के तापमान को प्रभावित कर रही है। यानी केवल अक्षांश पे बैठे रहना और अक्षांश पे मौजूद होना आपके तापमान को प्रभावित नहीं करता, जबकि वहां की जो स्थानीय कारक ऊंचाई हो गई या फिर समुद्र से दूरी हो गई या फिर वहां पहुंचने वाली जलधारा हो गई, अगर वो ठंडी गर्म है तो भी प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके पश्चात हमारा जो अगला फैक्टर बनता है वो बनता है प्रचलित हवाएं यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स। अब प्रिवेलिंग विंड्स की बात करें हम तो अब यहां क्या है, ध्यान दीजिए। जब आप वायु पेटियां पढ़ोगे बच्चों, तो वायु पेटियों में सबसे अहम बात है कि जो 30 डिग्री से है वो पछुआ पवनें चलती है और ऊपर से 90 डिग्री से आती है ध्रुवीय पूर्वी पवनें। पछुआ पवनें क्योंकि गर्म अक्षांश से चलती हैं तो गर्म हवाएं होती हैं, और ध्रुवीय पवनें ध्रुवों से निकलती हैं तो बहुत ठंडी होती है। अब यहां मुद्दा यह है कि जब पछुआ पवनें ठंडे प्रदेशों में पहुंचेंगी तो वहां के बहुत ठंडे मौसम को एक नॉर्मल केस प्रदान करेंगी, यानी उसे थोड़ा सा राहत प्रदान करेंगी। वहीं अगर बहुत ठंडी हवा जो पोलर एरिया में है वो नीचे की तरफ आएगी तो ठंडक बढ़ा देगी। यानी जो हवा है वो अगर अपने क्षेत्र से आ रही है तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र की प्रवृत्ति लेकर आएगी। गर्म अक्षांश से आ रही है तो गर्म प्रवृत्ति लेकर आएगी, या गर्म स्थल से आ रही है तो गर्म प्रवृत्ति लेके आएगी। अगर ठंडे स्थल से आ रही है, ठंडे स्थानों से आ रही है, अक्षांशों से आ रही है तो ठंडी प्रवृत्ति लेकर आएगी, और वो जिस स्थान पे पहुंचेगी वहां के तापमान को प्रभावित करेगी। यानी कि हवाओं का गर्म होना और ठंडा होना जो है वो किसी भी स्थान के लोकल टेम्परेचर को यानी कि स्थानीय तापमान को प्रभावित करता है अक्षांश पे होने के बावजूद। अब ये तो हमारे 5 फैक्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन इन 5 फैक्टर्स के अलावा 2 फैक्टर्स और हैं हमारे पास, और वो है वनस्पति यानी कि फॉरेस्ट और ढाल का स्वरूप। अब बात उठती है ये कैसे होता है, तो आओ देखते हैं। वनस्पति यानी जंगल। बच्चों गौर करो, गर्मी के दिनों में हम अक्सर जो है वो बागीचे में बैठा करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठा करते हैं। क्यों बैठते हैं, कारण क्या है? तो कारण है छाया, और साथ में जो वनस्पति है वो सूर्य की किरणों का जो तीखापन है वो उसे कम कर देती है। यानी जिन क्षेत्रों में जंगल है वहां का तापमान थोड़ा कम होगा, जिन क्षेत्रों में जंगल नहीं है वहां का तापमान थोड़ा ज्यादा होगा। यानी अलग अलग अक्षांशों पे
गर्म अक्षांशों पे भी अगर आप जंगलों के अंदर हो या फिर वो क्षेत्र जो जंगलों के अधीन है वहां का तापमान और वह क्षेत्र जो जहां जंगल नहीं है वहां का तापमान, दोनों के तापमान में बहुत फर्क पाया जाता है। यानी वनस्पति का मौजूद होना भी, जंगलों का मौजूद होना भी किसी भी स्थान के स्थानीय तापमान को प्रभावित करता है। वहीं अब बात करते हैं ढाल का स्वरूप। ढाल के स्वरूप में जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सूर्य जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ चढ़ता और उतरता है। यानी सूर्य की किरणें या तो ऐसी पड़ेंगी या फिर सूर्य की किरणें ऐसी पड़ेंगी। अब ध्यान देना, कोई भी पर्वत जो है वो अगर उत्तरी गोलार्ध में है और उसका ढलान कुछ इस प्रकार से है, यह हमें नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से है जैसे हिमालय, तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी पर्वत होंगे, जैसे यहां एल्प्स हो गया, यहां पे आपको रॉकीज हो गया, यहां एंडीज हो गया, या फिर आपको यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, तो यहां ध्यान दो, बोलना क्या चाहता हूं। पिंक कलर जो है वो हमारा मैक्सिमम सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो ऐसे चलिए, या जो ब्लैक कलर है वो हमारा नीचे की तरफ। तो जो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणी ढाल है पर्वतों का, वहां सूर्य की किरणें सीधी पहुंच रही, और जो उत्तरी ढाल है वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही। इसका मतलब यह है कि जिस ढाल पे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वो ढाल ज्यादा गर्म होगा उस ढाल के अपेक्षा में जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही। अब जब गर्मी होगी तो वहां वनस्पति भी ज्यादा होंगे, और जहां ठंड होगी वहां वनस्पति कम होंगे। गौर कीजिए, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ा था पिछले क्लास में, जिसमें क्या पढ़ा था कि जब तक एक तापमान के मैनेज ना हो या फिर तापमान मौजूद ना हो तब तक कोई भी वनस्पति जो है वो नहीं पनप सकती, कोई भी जीवन नहीं पनप सकता। तो बहुत ठंड है उत्तरी ढालों में, उत्तरी गोलार्ध की, जिसके कारण वहां वनस्पति नहीं होंगे। दक्षिणी ढालों में सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं तो वहां पे वनस्पति भी होगा, वो उत्तर वाली ढाल से अपेक्षित गर्म भी होगा। जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय कुछ हमारा ऐसा है। अब ये उत्तरी ढाल है और ये दक्षिणी ढाल है हिमालय का, और ये उत्तरी ढाल है। उत्तरी ढाल यानी कि भारत की तरफ और दक्षिणी ढाल यानी तिब्बत की तरफ। तो हिमालय के दक्षिणी ढाल पे जंगल ज्यादा है, वहां गर्मी ठीक ठाक है। वहीं अगर हम उत्तरी ढाल की बात करें तिब्बत, तो वहां वनस्पति भी कम है और वो दक्षिणी ढाल से अपेक्षित बहुत ठंडा भी है। कारण है सूर्य की किरणों का ना होना, और दूसरी बात उत्तरी गोलार्ध में। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जो पर्वत होंगे उनका उत्तरी ढाल जो होगा वो अब गर्म होगा और उनका दक्षिणी ढाल जो है वो ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? तो ये फिर से वो पर्वत जो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जाहिर सी बात है सूर्य ऊपर की तरफ से यानी कि कुछ इस तरीके से चमक रहा है, तो यहां पे उत्तरी ढाल जो है वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और दक्षिणी ढाल पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध के पर्वतों का उत्तरी ढाल गर्म होता है, सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वनस्पति भी ज्यादा होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ढाल पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, और साथ में सबसे अहम बात है कि वहां वनस्पति भी नहीं पाया जाता। और यह सवाल अक्सर यूपीएससी पूछता है। क्या पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में मौजूद पर्वत श्रेणियों के किस ढाल पे तापमान ज्यादा होगा, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी और वहां गर्मी होगी।
तो उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी गोलार्ध के उत्तरी भाग में। हमेशा ध्यान रखना उल्टा चलेगा, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, और कुछ हिसाब से यह पूरा होता है। और ये कुछ कारण हैं जो ध्यान रखना, अक्षांशों पे उन स्थानों पे के होने के बावजूद जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़े या फिर तिरछी पड़े, वहां का जो स्थानीय फैक्टर है, स्थानीय प्रभाव है, कारक है, वो भी बहुत असर डालते हैं। और सबसे अहम बात, इन्हीं कारणों से वहां पे दबाव का भी निर्माण होता है, और उस दबाव के निर्माण के कारण क्या होता है कि हवाएं चलती हैं। आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे दबाव कैसे बनता है, दबाव के साथ साथ आखिरकार दबाव ढाल बल क्या होता है, और दबाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, या कितने प्रकार के दबाव बनते हैं, जैसे कि तापमान केंद्रित दबाव भी बनता है, गतिशील दबाव भी बनता है जिसे हम थर्मल प्रेशर और मैकेनिकल प्रेशर या डायनामिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। वहीं यही दबाव का जो डिफरेंस है वो हवा के क्षैतिज मूवमेंट को गवर्न करता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी कैसे। और सबसे अहम बात है कि जो हमने वैश्विक स्तर पे आपको जो तापमान पेटियां देखी, इसी तापमान पेटियों के अपेक्षा या तापमान पेटियों को हम बेस रखते हुए देखेंगे कि पृथ्वी पे वैश्विक स्तर पे पूरी पृथ्वी अलग अलग तापमान पेटियों में बट जाती है, और उन तापमान पेटियों पे बटने के कारण जो हवा है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, और वो फाइनली विंड बेल्ट्स का निर्माण करती है, यानी कि वायु पेटियों का। फिर वायु पेटियों में हम देखेंगे कि सतह पे जो वायु चल रही है और ऊपरी क्षोभ मंडल में जो वायु चल रही है या वायुमंडल में, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं। जब ये जेट स्ट्रीम्स अपना एक पाथ चेंज कर लेंगी या फिर इनमें थोड़ा सा बदलाव होगा, तो यही रॉसबी वेव्स के नाम से जानी जाती हैं, या फिर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के नाम से जानी जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है। तो इस तरीके से हम आने वाले लेक्चर में दबाव पेटियां, वायु पेटियां और सामान्य परिसंचरण की बात करेंगे। तो आज हमने जो बच्चों देखा, वैश्विक स्तर पे तापमान का वितरण, जिसमें अक्षांशों के हिसाब से जो है पृथ्वी पे अलग अलग तापमान पेटियां हैं, और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है पृथ्वी के अलग अलग स्थान पे पृथ्वी के झुकाव के कारण या पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकाव के कारण जो है सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती, जिसके कारण पूरी पृथ्वी अलग अलग तापमान पेटियों में बढ़ जाती है। उसके बाद हमने देखा कि अक्षांशों पे होने के बावजूद जो वहां के स्थानीय कारक है वो वहां के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि समुद्र तल से ऊंचाई होती है, या फिर समुद्र से दूरी होगी, स्थल रुद्धता जिसे बोलते हैं, या फिर महासागरीय धाराएं हैं, अथवा जो प्रचलित हवाएं हैं जिसे हम प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, या वनस्पति हैं, जंगल वहां पे मौजूद, या फिर जो ढलान का प्रारूप है। तो कुछ इस हिसाब से बच्चों हमने आज जो देखा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक वैश्विक स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तो अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों दबाव पेटियां और वायु पेटियां लेकर। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।